नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 11 की चैप्टर 10 पर हम पहुंच चुके हैं और ये पार्ट 5 है, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ये चैप्टर इस वीडियो में खत्म हो जाएगा, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर क्लास 11 का रह जाएगा, चैप्टर 11। क्लास 11 का चैप्टर 11 लास्ट एक चैप्टर रह जाएगा, उसके बाद क्लास 11 भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार रिक्वेस्ट फिर से करती हूँ, आप लोगों को पसंद आती मेरी वीडियोस तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो पहले 4 पार्ट में हम अमेरिका में जो हुआ था वो सब देख चुके थे। ठीक है, तो अभी लास्ट पार्ट में बारी है ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीट करने की। इस लास्ट पार्ट में हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं क्या हुआ था 1607 में। ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी है। यूरोपियंस रीच ऑस्ट्रेलिया 1607 में। डच ट्रैवलर्स साइट ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्या था, इंडिया ढूंढना था इसको, ये तो उनको पता चल गया था। अब पूरा ग्लोब का भी उनको पता चल गया था कि दुनिया गोल है। उससे पहले तो चपटी मानते थे, तो अभी उनको पूरा राउंड राउंड लगाना था। तो ऐसे पूरा गोल घूमने के बाद उनको चाहिए था कि यूरोप से अमेरिका और अमेरिका के बाद से ऐसा पूरा गोल घूम के वापस वो यूरोप पर आएंगे। तो ऐसे इस चक्कर में उनको ऑस्ट्रेलिया पता चला था। तो 1606 में ये हुआ था कि डच जो थे उनको सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया दिखा। 1642 में जो तस्मान लैंड से और आइलैंड लेटर नेम तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक लैंड है बहुत बड़ा, उसका नाम इन्होंने तस्मानिया दिया 1642 में। 1770 में जेम्स कुक रीचेस बॉटनी बे नेम न्यू साउथ वेल्स, ये ब्रिटिश थे। इनको जेम्स कुक को बहुत नाम दिया जाता है ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में कि ऑस्ट्रेलिया को जैसे इंडिया को किसी ने डिस्कवर किया था, वैसे अमेरिका को एक नाम दिया जाता है, इन्होंने डिस्कवर किया था। ऐसे जेम्स कुक का नाम दिया जाता है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था। इस तरीके की पहले हिस्ट्री में नाम लिया जाता था ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में। नेम्स न्यू साउथ वेल्स, जहाँ पर ये पहुंचे थे उसको न्यू साउथ वेल्स नाम से जाना जाता है आज। 1788 में ब्रिटिश पेनल कॉलोनी फॉर्म, सिडनी फाउंडेड। ये है सिडनी, ये है न्यू साउथ वेल्स, ये है तस्मानिया नीचे लैंड है, ये न्यूजीलैंड है अलग से देश। डार्विन, पर्थ और कैनबेरा ये कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। ये पैसिफिक ओशन इधर है, इधर इंडियन ओशन है, उसके बाद इधर एशिया आ जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव्स थे, जैसे इन लोगों की आदत थी हाँ हिस्ट्री को चेंज करने की। अब ये इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स और ये खासकर ब्रिटिशर्स, बाकी यूरोपियंस नहीं, खासकर इन्होंने ब्रिटिशर्स ने किया था कि जहाँ पर भी ये गए थे वहाँ पर इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन अपना एजुकेशन शुरू किया था। और उसमें जो आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री का जो पार्ट आता है उसको मिलाकर सब जगह का हिस्ट्री इन्होंने चेंज करते हुए बोला था कि भाई जो अमेरिका है यहाँ पर की जो लोग हैं वो इंडिजिन यहाँ के नहीं है, ये बाहर से आए थे, जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। और ऑस्ट्रेलिया में भी बोलते हैं कि ये यहाँ के नहीं है, ये भी बाहर से आए थे। लेकिन नेटिव्स ऐसा नहीं मानते हैं, जबकि यहाँ के कि वो हम बाहर से आकर ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं, वो ऐसा नहीं मानते। उनके ट्रेडिशन में या कल्चर हिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम इंडिया के बारे में बोलते हैं कि यहाँ के लोग भी ये आर्यन से, ये बाहर से आए थे, यहाँ के लोग ये है ही नहीं। तो इनको ऑस्ट्रेलिया का क्या बोलते हैं, न्यू ग्विनिया 40,000 ईयर्स बिफोर। अब यहाँ पर एक ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर सॉरी ये है न्यू ग्विनिया। बोलते यहाँ से ये लोग ऑस्ट्रेलिया आए हैं, इनकी लैंड नहीं है, ये यहाँ नहीं रहते थे। कब आए थे, 40,000 साल पहले आज से। In the late 18th century, there were between 350 and 750 native communities in Australia. अब जिस टाइम पे ये आए थे उसके बाद 18 सेंचुरी तो इनको बहुत टाइम हो गया था, 100 साल। तब तक नेटिव जो कम्युनिटीज थी ऑस्ट्रेलिया में वो 350 से 750 थी अलग अलग। अब ये संख्या इसलिए क्योंकि जो लैंड का जो कॉर्नर है ना ऑस्ट्रेलिया का, ये कॉर्नर्स वगैरह बीच का जो बहुत डेजर्ट है, ज्यादातर ये कॉर्नर्स पे ही रहते थे। कहीं पर पॉपुलेशन थोड़ी कम है, कहीं ज्यादा है। ईच विद इट्स ओन लैंग्वेज, हर एक की अपनी अलग लैंग्वेज थी। मतलब इतना डेवलप किया था, हर एक लैंग्वेज अलग अलग है, हर का पहनावा अलग है, हर कोई के ट्रेडिशंस अलग है, ऐसे अलग अलग ट्राइब्स थी बहुत सारी वहाँ पर।
आज भी कम से कम 200 लैंग्वेजेस आज भी ऑस्ट्रेलिया में उम, बोली जाती हैं पुरानी। काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ तो लगभग खत्म ही हो गई थी। टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स वर ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल लिविंग इन द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट। और एक कम्युनिटी जो वहाँ पर इंडिजिनियस ग्रुप थे, उनको भी ये बोलते हैं कि ये भी यहाँ के नहीं थे। नॉर्थ जो ऑस्ट्रेलिया में जो रहते थे, टॉरस स्ट्रेट आइलैंड जो ग्रुप ट्राइब थी, उनको इन्होंने बोला कि ये टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स हैं। ये भी ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, ये यहाँ से आए हैं। अभी वेनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ना, यहाँ पर जो ये सी है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो बोलते हैं कि ये यहाँ से आए हैं, ये भी यहाँ के आइलैंडर्स हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की नहीं, इन आइलैंड्स पर रहते थे ये लोग भी। ये एक अलग ग्रुप है टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स का। The early settlers were convicts deported from England on condition not to return again. अब ये हुई नेटिव्स के बाद जो यूरोपियंस थे, खासकर ब्रिटिशर्स थे, उन और बाकी जगह के थे, उनको वो ऑस्ट्रेलिया में कैसे आए? अमेरिका का तो हमने देखा, वो वहां क्यों गए थे, अब यहाँ पर क्यों आए? तो यहाँ की कॉलोनी होने के बाद ना 1788 में हमने देखा कि भाई ब्रिटिश की कॉलोनीज वहाँ पे बनने शुरू हो गई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी कॉलोनीज बना ली है, न्यू साउथ वेल्स वगैरह, सिडनी में। तो जहाँ पर भी मतलब ब्रिटिशर्स का आपने देखा युद्ध बहुत होते थे, और आपस में फ्रांस के साथ युद्ध हो रहा है, तो वहाँ की जो जनता थी वो उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो रखी थी। वहाँ पर ये अपने गवर्नमेंट के खिलाफ वो लोग विद्रोह भी कर रहे थे। तो ऐसे जो लोग हैं, और सेम अमेरिकन जो अमेरिका में पहली 13 कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, जब तक अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ नहीं था, अलग अमेरिका बना नहीं था, तो वहां पर भी लोग ऐसे होते थे कि भाई खिलाफ अगर बोलते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि हाँ आपकी चीजें हम नहीं मानते, आप गलत कर रहे हैं, तो उनको सजा के तौर पे जेल डालते थे। और जेल भरती जा रही है तो क्या कर रहे हैं उन लोगों को, फिर बाद में जो बहुत ज्यादा नेता वगैरह थे उनको तो फांसी दे दिया, मार दिया, और बाकी के जो लोग थे उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया। मतलब ये ज्यादातर सारे अपराधी थे, और इनको इंग्लैंड भेज दिया कि ठीक है हम तुमको, तुम्हारे जीवन को हम मुक्त करते हैं, तुमको जेल में नहीं रखते हैं, लेकिन इस शर्त पे हम तुमको छोड़ते हैं कि तुमको हम इंग्लैंड जाके पटक देंगे, और वहां से तुम वापस कभी नहीं आओगे, पूरी जिंदगी वहीं पर अब खुद रहोगे, अपने बच्चे पैदा करोगे, तुम्हारी सारी की सारी नस्लें वहीं पर रहेंगी, वापस नहीं आओगे तुम। इस शर्त पर अगर कोई राजी होता है तो उसको जेल से निकाल के उन सारे अपराधियों को इंग्लैंड भेज देते हैं। अब ये सारे के सारे कौन से थे? एग्रेसिव टाइप के लोग थे सारे के सारे। तो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर ये जो कन्विक्ट्स थे, या अपराधी थे, एग्रेसिव टाइप के लोग थे। इन लोगों ने ऑस्ट्रेलियन पीपल्स के साथ जबरदस्ती उनकी लैंड पर कब्जा किया है। ejected natives from land and took over cultivation without remorse। ठीक है, ये मैप आपने देख लिया था। ऐसे ही सिडनी जो था एरिया 1790 में, उसका आप जानेंगे कैसे हुआ था कि aboriginal production had been dramatically disturbed by the British presence. The arrival of 1,000 hungry mouths, followed by hundreds more, put unprecedented pressure on local food resources। अब इतनी सारी संख्या में एकदम से उन लोगों को भेजे जा रहे हैं, और जो वहाँ का ओरिजिनल प्रोडक्शन है, मतलब जो बिल्कुल लैंड के किनारे ही ज्यादा रहते थे, बिल्कुल सॉरी समुद्र के किनारे ही ज्यादा थे, बीच में तो इतना था नहीं इसमें। तो उनका जो प्रोडक्शन था, इतने भूखे मुंह जो उनके पास आ गए थे वहां से, तो उनको वो कैसे खिलाते ना, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया था वहाँ के लोकल फूड रिसोर्सेस पर। सो व्हाट वुड द दरुक पीपल हैव थॉट ऑफ ऑल दिस? तो वहाँ की जो कम्युनिटी है दरुक, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? सेम जैसे अमेरिका में हुआ था कि उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये क्यों फालतू में ऐसे पेड़ काटे जा रहे हैं, जमीनों को खोद रहे हैं, गड्ढे बना रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं। मतलब उनका जो एग्रेसिव नेचर है ना, बिहेवियर, वायलेंट बिहेवियर नेचर के प्रति भी, मतलब लोगों तो लोगों, लेकिन लैंड के लिए भी, नेचर के लिए भी, जानवरों के प्रति भी जो एग्रेसिव नेचर है, वायलेंट नेचर, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में इंसान ही है या जंगली जानवर बिहेव कर रहे हैं। To them, such large-scale destruction of sacred places and strange violent behavior towards their land was inexplicable. The newcomers seemed to knock down trees without any reason, for they were not making canoes, gathering bush honey, or catching animals. Stones were moved and stacked together, clay dug up, shaped, and cooked. Holes were made in the ground.
Large unwieldy structures built. At first, they may have equated the clearing with the creation of a sacred ceremonial ground. उनको पहले तो ये लगा कि भाई कुछ अच्छा ना, अब ये इतना सारी ऐसे बहुत बड़े लेवल पर एक दम से सब कुछ इधर से उधर हो रहा है। उनको शुरू में लगा कि कुछ अच्छा कोई सेरेमोनियल ग्राउंड बना रहे होंगे, कुछ अच्छा सा रिचुअल कुछ होने वाला होगा, बड़ा सा कुछ पवित्र चीज कर रहे होंगे, बहुत बड़ी गैदरिंग लोगों को ले रहे होंगे, जैसे मेला वगैरह नहीं लगता है कोई अ, आध्यात्मिक मेला टाइप का, ऐसा कुछ हो रहा होगा। शुरू में उनको ऐसा लगा। Perhaps they thought a huge ritual gathering was to be held. Dangerous business from which they should steer well clear. There is no doubt that the Rooks subsequently avoided the settlement, for the only way to bring them back was by an unofficial kidnapping. In 19th and 20th centuries, nearly 90% of them had died. अब जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज हैं 19th और 20 सेंचुरीज में लगभग 90% लोग उसमें से मर गए थे, क्योंकि यूरोपियंस वहाँ से जर्म्स भी लेकर आए थे, नई तरीके की बीमारियां लेकर आ रहे थे अपनी जहाँ पर जमीन पर ये कर रहे थे खेती बाड़ी, या जिस तरीके से वो रह रहे थे वहां से उनको खदेड़ दिया गया था दूसरी नई जगह पर। उनको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ अब हम कैसे खाना उगाए क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एंड रिसोर्सेज एंड बैटल्स अगेंस्ट द सेटलर्स, अपनी लैंड और रिसोर्सेज जो भी था उनका वो तो उनसे छिन गया, भूखे मर रहे हैं। और सेटलर्स के साथ जो आ रहे हैं यूरोप से, उनके साथ इनकी बैटल्स में काफी लोग मर गए, युद्ध में आपसी उसमें, क्योंकि ज्यादातर वो सारे क्या थे, वायलेंट बिहेवियर वाले सारे ही थे। Vast sheep farms and mining stations were established, followed by vineyards and wheat farming. अब देखो, अमेरिका में भी यूरोपियंस आकर बसे, अमेरिका को उन्होंने इतना वेल डेवलप्ड कंट्री बना दिया, आज सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है अमेरिका। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हुआ, लेकिन वहाँ की सेटलिंग अलग थी, यहाँ के लोग जो आ रहे थे वो अलग थे, दोनों टाइप अलग थे। वो अमेरिका में जाकर बसे हैं अमेरिका को अच्छा देश बनाने के लिए, कि भाई हम यहाँ पर बड़े बड़े स्टेशंस बनाएंगे, बड़ी क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज बनाएंगे, और खूब पावरफुल बनेंगे। और इनका जो मोटिव था, इनका क्या था, हमें बस लैंड चाहिए, पेट भरने के लिए कुछ वो चाहिए, और दूसरों से छीन के हम खाएंगे, अपना आराम से ऐश जिएंगे। इनका माइंडसेट अलग था। दोनों अलग अलग तरीके के लोग आ रहे थे, वहां अलग आए थे और यहाँ अलग तरीके के लोग आए थे। और दूसरा, वे लोग जो अमेरिका में हो रहा था वो बिजनेस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, और इनका मोटिव अलग था। ये मतलब शिप फार्म बना रहे हैं, खेती बाड़ी मतलब माइनिंग स्टेशंस बना रहे हैं, वाइनयार्ड्स, व्हीट फार्मिंग, वो सब चीजें बना रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल लेवल पर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं ये लोग। नेटिव्स वर एम्प्लॉयड इन फार्म्स अंडर हार्श कंडीशंस, और नेटिव्स को इन्होंने अपने फार्म मतलब बड़े बड़े फार्म बनाए, वहां पर रहने लगे, और उनको अपने लिए नौकर बना लिया नेटिव्स को। बाद में वो लोग तो मर गए थे ज्यादातर, उनके लिए कम पड़ा, तो चाइनीज इमिग्रेंट्स को भी उन्होंने आने दिया कि भाई वो चीप लेबर प्रोवाइड करेंगे। बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फॉलोड अ नॉन वाइट पॉलिसी टू अवे पीपल फ्रॉम साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया जो कॉलोनी है वो अलग बन गई, अलग देश बन गया, कॉलोनी से देश बन गया, जिसे अमेरिका बना था, तो उन्होंने नॉन वाइट पॉलिसी को फॉलो किया, कि जैसे अगर ये लोग हमसे ज्यादा अगर हो गए, तो ये हमसे अलग मांग करेंगे, मतलब अपने अधिकारों की मांग करेंगे, और हमारी संख्या कम हो जाएगी, जबकि हमें अपनी संख्या ज्यादा रखनी है। जैसा वहां पर अमेरिका में हो गया था कि भाई वहां पर दूसरे देश से जो लोग आ रहे थे, स्लेव्स आ रहे थे अफ्रीका से, वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब वो अपने लिए डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला कि हम एशिया से अब या साउथ ईस्ट एशिया से लोगों को नहीं आने देंगे यहाँ पर बिल्कुल भी, उन पर रोक लगा दी। इन 1911 न्यू कैपिटल बिल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, 1911 में जो कैनबेरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की वो बिल्ट हुई थी। सोचा गया था कि एक नई कैपिटल बनाएंगे, उसका नाम पहले इन्होंने वूल व्हीट गोल्ड, बहुत अजीब नाम है, ये सजेस्ट किया। फिर अल्टीमेटली इट वाज कॉल्ड कैनबेरा। कैनबेरा नेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस। ये क्रोनोलॉजी है डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैसे हुआ था। 1850 में सेल्फ गवर्नमेंट ग्रांटेड टू ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज, जैसे 1781 में अमेरिका को मिला था, उन 13 कॉलोनीज को सेल्फ गवर्नमेंट मिला था, कि अब पहले वो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उसके बाद वो देश बन गया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 1850 में ये हुआ था।
1851 में फिर चाइनीज कुल इमिग्रेशन स्टॉप बाय लॉ इन 1855। बहुत इमिग्रेशन हुआ था 51 में, और 55 में लॉ से इसको स्टॉप कर दिया था कि भाई एशिया से हम लोगों को नहीं आने देंगे। फिर 51 से 61 ये में गोल्ड रश हुआ था। तब उस टाइम पे सेम जैसे अमेरिका में हुआ था, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा संख्या में इमिग्रेशंस हुए थे अम, ब्रिटेन से और बाकी एकदम से नाम भूल जाती मैं बाकी जो यूरोप है वहाँ की कंट्रीज से। फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद 6 स्टेट्स, कैनबेरा established as capital 1911, और 48 से 75 2 million Europeans migrate to Australia। 1911 में it was announced that New Delhi and Canberra would be built as capital cities of British India। ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली 1911 में बनी थी आज, और उसके बाद से नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल ही रही। ये 1911 में हुआ था, और सेम 1911 में ही कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की बनी थी। लेकिन डिफरेंस क्या था, ब्रिटिश इंडिया अभी भी कॉलोनी थी इंडिया ब्रिटिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं थी। To compare and contrast the political situations of the native peoples in these countries at that time, तो ये इंडियन हिस्ट्री में आप देखेंगे कि 1911 में जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, और यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ की सिचुएशन क्या थी। अब एक कैपिटल है और एक नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और एक जो अभी भी कैपिटल बोल रही हूँ, कॉलोनी है इंडिया, वो सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहाँ के जो लोग हैं अभी भी लोकल हैं, सिर्फ गवर्नमेंट में हाई पोजीशंस पर ही ब्रिटिशर्स हैं, पूरा गवर्नमेंट में भी नहीं है। उसके नीचे जो दर्जे पे हैं वो इंडियंस ही भर्ती किए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में लेकिन सब ब्रिटिशर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल अलग है। यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, यहाँ की गवर्नमेंट भी जो है वो यूरोपियन से भरी हुई है, और यहाँ के लोग भी यूरोपियन से भरे हुए, और नेटिव पीपल्स क्या 90% तो मर ही चुके थे, 10% वही पॉइंट में कुछ रह गए थे थोड़े बहुत, वो अब वहाँ पर मजदूरों की तरह यहाँ पर इनके लिए काम करते हैं। द वाइन्स ऑफ चेंज 1968। 1968 के बाद जैसा अमेरिका, यहाँ पर 1968 में हुआ था। Anthropologist W. E. H. Skinner delivered a lecture, The Great Australian Silence, The Silence of Historians About the Aborigines। Aborigines का मतलब मैंने पिछले पार्ट में समझाया था, जो और यहाँ के जो नेटिव लोग थे पहले के, ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस जो थे, ठीक है। तो 1968 में W. E. H. स्टेनर ने एक लेख लिखा था, एक डिलीवर किया था लेक्चर, उस पर लेख लिखा बाद में, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। क्यों ऑस्ट्रेलियन साइलेंस का मतलब है कि यहाँ के जो हिस्टोरियंस हैं, और अब यहाँ के जो हिस्टोरियंस है वो कौन है, ब्रिटिश, सारे के सारे यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स ही होंगे। तो वो ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों ने जो वहाँ के ओरिजिनल और अबॉर्जिन्स के साथ जो किया था उसके बारे में इन्होंने चुप्पी साध ली। ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में उन लोगों ने इन लोगों को मेंशन ही नहीं किया कि ये लोग क्या हो गए हैं, यहाँ पर यहाँ के लोग, हमने यहाँ पर आकर इन लोगों के साथ क्या किया है। There was an attempt to study natives as communities with distinct cultures, unique ways of understanding nature and climate, their stories, textiles, paintings, carving skills, which should be understood and recorded and respected। उसके बाद नेटिव कम्युनिटीज को पढ़ा जाने लगा, अलग से उनके लिए उनके कल्चर्स को समझा, ये सारी चीजें समझी कि भाई क्या था उनका इतिहास, जो हमें समझना चाहिए था, रिकॉर्ड भी करना चाहिए था हिस्ट्री में, और उसकी रिस्पेक्ट भी हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि ये हम जो भूमि पर रह रहे हैं, जो जहाँ का हम अनाज खा रहे हैं, ये तो इन्हीं लोगों का था। हेनरी रेनॉल्ड्स का जो लेख है, वी वाई वर नॉट वी टोल्ड, उसमें ये लिखते हैं, इस चीज की बुराई करते हैं ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की, कि ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, जब कैप्टन कुक ने डिस्कवर किया था। उससे पहले यानी कि यहाँ पर नेटिव्स थे, वो इस बारे में कुछ बोलते ही नहीं। University departments instituted to study native cultures, galleries of native art and museum enlarged। उसके बाद यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अलग से बना, मतलब यूनिवर्सिटी की स्टडी में अलग से एक डिपार्टमेंट इन नेटिव्स की स्टडी के लिए बना।
स्टडी नेटिव कल्चर्स, गैलरीज जो होती थी आर्ट की, उसमें नेटिव आर्ट की गैलरी को भी शामिल किया गया, म्यूजियम्स में भी इनलार्ज किया गया और उसमें नेटिव कल्चर्स की चीज़ों को भी शामिल किया गया। नेटिव्स बिगिन राइटिंग देयर ऑन लाइफ हिस्ट्रीज, और वहाँ के जो नेटिव्स थे उन्होंने अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी शुरू की। अब सेम अगर हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखें ना, तो इंडियन हिस्ट्री अगर हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में? हम सच में आपने रानी गैदनल्यूक का नाम सुना होगा क्या? और सुना भी होगा तो उन्होंने क्या किया है? अगर आपको पूछा बारे में आप क्या जानते हैं, तो हम कुछ नहीं जानते। और ये तो अभी की है, उससे पहले अगर हम बहुत सारे नाम देखेंगे, हर एक राज्य में अलग-अलग ऐसे बहुत ही बड़े-बड़े राजा हुए थे। अब पंजाब के राजा के बारे में नहीं जानते हैं। हम जो अ, गुजरात की हिस्ट्री है यहाँ के बारे में नहीं जानते हैं। एक बहुत सुंदर सी चीज़ है यहाँ पर, जो साउथ इंडिया में इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे कला है। हम सब ऑस्ट्रेलियन रेनेसा के बारे में पढ़ेंगे लेकिन इंडियन आर्ट के बारे में हम नहीं जानते। तो वो चीज़ें भी हम लोगों को देखनी चाहिए कि हमारा खुद का इतिहास भी है। जो ब्रिटिशर्स ने शुरू में लिखा था सिर्फ वही नहीं है, उन लोगों ने सब लोगों को बोला, अमेरिका के लोगों को, इन लोगों को, सबको यही बोला कि इन लोगों को कुछ नहीं पता है, हम इनको सिखाएंगे। किस चीज़ के लिए? कि ये वो एक हमारा जो शासन हम सब जगह कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हम पूरे इंडिया को या फिर हम पूरे ऑस्ट्रेलिया को, यहाँ के लोगों को हम ही ठीक बनाएंगे। जबकि अगर हम ये देखें, एक मिनट है, मेरा ये बंद हो गया, मैं इसको हटाती हूँ। ये ब्लूटूथ था, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। अब आपको जो आवाज़ सुन रही है बिना इसके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, राइटिंग नेटिव्स बिगन राइटिंग देयर ओन लाइफ हिस्ट्रीज। तो हमें भी इन चीज़ों के बारे में खुद की हिस्ट्री खुद जो लिखी हुई है, एनसीईआरटी से अलग भी हमारे पास हिस्ट्री होती है जो हम सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं। उसके अलावा भी हमारी अपनी जो हिस्ट्री है, क्योंकि बहुत वास्ट हिस्ट्री है, सब बुक्स में शामिल नहीं होने वाली है। आपकी बुक्स में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है, तो इससे अलग भी आपको पढ़ना चाहिए जो लोकल लोग लिखते हैं हिस्ट्रीज के बारे में। अब ये है जूडिथ राइट, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है, was a champion of the rights of the Australian Aborigines. She wrote many moving poems about the loss created by keeping the white people and the natives apart. एक जो इन लोगों ने गलती की थी कि जो नेटिव्स थे और यूरोपियंस थे, उन लोगों की जो मिक्स कल्चर, मिक्स ब्लड की जो संतानें थी, उन लोगों को अलग अलग कर दिया था कि और वाइट और ब्लैक जो है, मतलब नेटिव्स को भी उन लोगों को अलग कर दिया था कि इन लोगों से इनको लोगों को तो तुम टच भी नहीं कर सकते। तो जूडिथ राइट जो है, उन्होंने एक लेख लिखा है, टू ड्रीम टाइम्स रिटन फॉर Odkiro Onukul. Kathy, my sister with the torn heart, I don't know how to thank you for your dreamtime stories of joy and grief written on paperback. कैथी मतलब एक ब्लैक डार्क स्किन नेटिव एक लड़की है, उसके बारे में बोलती है कि मेरी बहन, मैं नहीं जानती कि मेरा दिल बिल्कुल उदास है, टूट चुका है, और मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूँ फॉर योर ड्रीम टाइम स्टोरीज ऑफ जॉय एंड ग्रीफ रिटन ऑन पेपरबैक। अपनी ड्रीम टाइम स्टोरीज के बारे में, यानी कि उनका जो इतिहास रहा था। यू वर वन ऑफ द डार्क चिल्ड्रन आई वाज़न्ट अलाउड टू प्ले विथ। तुम उन डार्क चिल्ड्रंस में से हो, डार्क यानी कि जिनकी स्किन डार्क थी। ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स जो थे उनकी स्किन डार्क कलर की थी। आई वॉजन अलाउड टू प्ले विद, तुम उन डार्क चिल्ड्रंस में से हो जिसके साथ खेलना मुझे अलाउड नहीं था। Riverbank campers, the wrong color. I could not turn you white.
मतलब हमें बोला जाता था कि ये है कलर, जो ब्लैक कलर है ये गंदे लोगों का होता है, गलत लोगों का होता है। वाइट जो कलर होता है वो अच्छे लोग होते हैं। भगवान ने गोरे रंग वालों को, जो अच्छे इंसान होते हैं उनको गोरा बनाया है, जो बुरे इंसान होते हैं उनको काला बनाया है। लेकिन मैं तुम्हें वाइट नहीं बना सकती थी। मैं जानती थी कि तुम बेकार नहीं हो, तुम बुरी नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा कलर मैं चेंज नहीं कर सकती थी। सो इट वॉज लेट आई मेट यू, लेट आई बिगिन टू नो। बहुत देर हो चुकी थी जब मैं तुमसे मिली, और देर ही हो चुकी थी जब मुझे ये पता चला। दे hadn't told me the land I loved was taken out of your hands. उन लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारे साथ मुझे नहीं खेलना चाहिए, ये तो बोला, लेकिन ये मुझे नहीं बताया कि जिस ज़मीन पर मैं रहती हूँ, जिस ज़मीन को मैंने प्यार किया है, जिस भूमि को मैंने अपना माना है, वो तो तुम्हारे हाथों से ही ली गई थी। बाय 1974 के बाद से मल्टीकल्चरलिज्म अडॉप्ट किया गया ऑफिशियल पॉलिसी के रूप में ऑस्ट्रेलिया की, और सभी नेटिव्स को और बाकी जो कल्चर्स है, नेटिव का कल्चर्स है और बाकी जगह से भी जो लोग आए आए थे उनके कल्चर्स को इक्वल रिस्पेक्ट दिया गया, कि सभी जो कल्चर्स है, सभी जो भी लोग यहाँ पर हैं, किसी भी कंट्री से आए हैं, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हैड नॉट मेड ट्रीटीज विद नेटिव्स। अब जैसे अमेरिका में हुआ था ना, कि जो नेटिव्स थे उनके साथ ट्रीटीज की गई थी कि हम आपकी ज़मीन को लेते हैं, उसके बदले आपको रिजर्वेशन दे देते हैं, क्या मतलब रिजर्व्ड लैंड भी दे देते हैं आपको एक अलग से। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो जो लोग भेजे गए थे वो ऐसे ही जस्ट भेज दिए कि तुम वहाँ पर अब जाके कैसे भी रहो, और उन्होंने ज़बरदस्ती नेटिव्स को मार खदेड़ कर उनसे लड़ाई करके उनको भगा दिया था और उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती हड़प ली थी। तो इनके साथ कोई ट्रीटीज नहीं की थी इनकी लैंड को लेकर, मतलब कि लैंड के बदले दूसरी लैंड दे दी। तो यूरोपियंस ने इनकी ज़मीन बस ऐसी ले ली, और गवर्नमेंट ने, जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बनी तब उस टाइम पर उन लोगों ने क्या बोला कि ये जो ज़मीन थी, इसको टर्म बोले टेरा नलिस, मतलब ये किसी को भी बिलोंग नहीं करती थी, अब ये हम लोगों ने ले ली है, जस्ट ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की लैंड है अब ये। इससे पहले ये किसी की भी नहीं थी। चिल्ड्रन ऑफ मिक्स ब्लड नेटिव यूरोपियन वर forcibly captured and separated from their native relatives। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो बच्चे पैदा होते थे फिर गोरे, मतलब वहाँ से, तो उन लोगों को उनका जो, अगर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नेटिव्स के जो काले रंग के बच्चे हैं वो तो उनके पास रहेंगे, लेकिन जो गोरे रंग के बच्चे हैं उनको उनसे अलग कर दिया जाएगा, वो इनके साथ नहीं रह सकते हैं। एजुटेशन अगेंस्ट दीज इश्यूज लेड टू इम्पोर्टेंट डिसीजंस। फिर उसके बाद जागरूकता आई थोड़ी सी, तो दो चीज़ें हुई। द नेटिव्स हैड स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक बॉन्ड्स विद द लैंड एंड दिस शुड बी रिस्पेक्टेड। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि जो यहाँ के नेटिव्स थे उनका भी हक इस ज़मीन पर है और उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ की जो हिस्ट्री है वो इस ज़मीन से जुड़ी हुई है इन लोगों की, और इनके बहुत ही गहरे संबंध हैं इस ज़मीन से। नेशनल सॉरी डे एज अपॉलजी फॉर द चिल्ड्रन लॉस्ट फ्रॉम द 1820s टू द 1970s। अब 1820 से 1970s तक जब ये चेंज आना शुरू हुआ, उस तब तक इन लोगों ने समझा, बहुत देर हो गई थी कि इन्होंने बहुत सारे चिल्ड्रंस को उनका बचपन छीन लिया था, उनको अनाथ बना दिया था। लेकिन उनके लिए अब वो पास्ट को चेंज तो कर नहीं सकते थे कि हम पास्ट में जाके इन चीज़ों को चेंज करें, इसलिए इन्होंने ये स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई, और एक नेशनल सॉरी डे नाम से इन्होंने 26 मई को सेलिब्रेट करना शुरू किया कि हमने जो गलती की है उन बच्चों के लिए हम माफ़ी मांगते हैं, और ऐसा फ्यूचर में ना हो, ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन इन गलतियों को याद रखे कि ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए 26 मई को नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। अब 1974 चेंज जो हुए थे, वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी एंड की, भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये वाइट का, ये पॉलिसी एंड हो गई, और एशियन इमिग्रेंट्स को भी अलाउ किया गया, एंट्री दी गई उसके बाद से। Australian High Court in the Mabo case declares that terra nullius was legally invalid and recognizes native claims to land from before 1770s। 1995 में, मतलब ये चीज़ें बिल्कुल अभी की हैं, 1999 न्यूज़ में 20 साल पहले की हैं। 1995 में नेशनल इंक्वायरी इनटू द सेपरेशन ऑफ Aboriginal and Torres Strait Islanders children from their families
और 1999 में 26 मई को नेशनल सॉरी डे मनाया जाएगा, ऐसा डिसाइड किया। तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री भी ख़त्म हो गई है। ये लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर ख़त्म करेंगे। इसमें अगर मैं कुछ ठीक से एक्सप्लेन करना रह गया हो मुझसे तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं संडे को अगर हुआ तो मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगी अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर होगा, क्लास 11 ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक वीडियो मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बनाऊंगी, उसके बाद 12 चैप्टर को शुरू कर दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।